हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि सबको पता है कि मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेशन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो लास्ट वीडियो मैंने डिटेल से बनाई थी कि आप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और अब मेरे ख्याल से टेस्ट और इंटरव्यू भी हो चुका है। और आई थिंक 25 जून को टेस्ट था और इंटरव्यू था उनका। तो अब जो बच्चे फाइनल शॉर्टलिस्ट करने थे एम्बेसी ने फर्स्ट स्क्रीनिंग में, वो हो चुके हैं। और अब यूनिवर्सिटी से वो कांटेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट फॉर्म फिल करेंगे कि यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस लेने के बाद एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसके बाद काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरी प्रोफाइल में ऐसा क्या था, मेरी सीजीपी अच्छी थी, ये है वो है। तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि वो आप मुझे कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दें, ताकि हम यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन को के लिए प्रोसीड कर सकें। प्रोफाइल सबकी अच्छी होती है माशाल्लाह, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। हर कंट्री से 10 टू 11 बच्चे टोटल सेलेक्ट होते हैं, मास्टर पीएचडी इंक्लूडिंग, इवन मास्टर भी, बैचलर के भी इंक्लूड करके। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, सब बच्चे तो सिलेक्ट ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगे, और सीट्स वेरी भी करती है कंट्री टू कंट्री। जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस सिचुएशन में है इस टाइम। तो आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे मैक्स यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कंप्लीट प्रोसीजर। काफ़ी बच्चे मैसेज ये कर रहे थे कि ईमेल करना कब स्टार्ट करें, प्रोसीजर क्या है, हमें पता नहीं है। तो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह के और अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहूँ। तो आते हैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में। तो सबसे पहले ये करनी होती है आपने ईमेल यूनिवर्सिटीज़ को। अ, अभी काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कब ईमेल स्टार्ट करें, अभी जून जुलाई है। मैं प्रेफ़र नहीं करता स्टूडेंट्स को कि जून जुलाई में सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें, एक्सेप्टेंस लें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं सितंबर से लेके जैन-फ़ेब तक डेट्स जाती हैं। डेट वेरी करती हैं, डेट्स वेरी करती हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो अगर जून जुलाई में कुछ बच्चे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं सुपरवाइज़र से, फिर एक आधा एक्सेप्टेंस लेके वो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की डेट आती है अप्लाई करने की, जब तब वो सुपरवाइज़र को ईमेल करते हैं, तो सुपरवाइज़र उनको रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम है जून जुलाई से जैन फ़ेब तक। तो इतना लंबा टाइम पर सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि हम सुपरवाइज़र से कैसे कॉन्टैक्ट में रहें, क्या बात करें उनसे। तो मैं हमेशा सबसे कहता होता हूँ कि सितंबर में आप ईमेल करना स्टार्ट करें सुपरवाइज़र्स को। ये सितंबर में ना सिर्फ जापान में, चाइना, कोरिया में भी, और उसके अलावा कनाडा वगैरह में भी और यूके में भी सितंबर में प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं। तो सितंबर सबसे बेस्ट टाइम होता है। फर्स्ट सितंबर से आप ईमेल करना स्टार्ट कर दें। उससे पहले आप अपनी अच्छी सी सीवी बना के रखें, ईमेल का ड्राफ्ट बना के रखें कि कैसे ईमेल करनी है। सीवी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ईमेल में एक्सेप्टेंस लेने में। तो सीवी आपकी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ईमेल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ईमेल कैसे लिखनी है, ईमेल लोग बहुत बहुत लेंथी लिखते हैं और बहुत मिस्टेक करते हैं उसमें। आपने ईमेल को शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है। ईमेल में कुछ लोग तो मोटिवेशन लिखना शुरू कर देते हैं, मोटिवेशन ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती इतनी। अ, क्या करना है ईमेल को, कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है जो 2 टू 3 लाइन्स में हो, ज़्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना। 2 टू 3 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन कवर करना है कि मेरा नाम ये है, मैं फलाने से ये मास्टर किया है या कर रहा हूँ, इतना सीजीपीए है। अगर सीजीपीए अच्छा है तो मेंशन कर दें, अगर सीजीपीए ज़्यादा अच्छा नहीं है तो जस्ट गुड सीजीपीए लिख दें। उसके बाद बताएँ कि मैंने ये काम किया है। दूसरा पैराग्राफ 2 टू 3 लाइन का लिखें, उसमें बताएँ सुपरवाइज़र को कि मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है, आप ये काम कर रहे हैं, इस तरह मेरी आपकी रिसर्च आपसे अलाइन करती है और इस तरह मैं आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, और ये मैं आपकी टास्क करूँगा आपकी रिसर्च में। काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपने अपना इंक्लूड करना होता है ईमेल को, कि सीवी मैंने अटैच कर दिया है, ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो काइंडली लेट मी नो, योर सिंसियरली, अपना नाम नीचे लिखते हैं। बहुत ही शॉर्ट सी ईमेल, बहुत लेंथी ईमेल नहीं लिखनी। 2 टू 3 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा तो 1 लाइन ही होती है मेरे ख्याल से, जिसमें आप उससे ईमेल को एंड करते हैं। उसके बाद सीवी आपकी अच्छी है, या भाई ईमेल सीवी कर देंगे तो आप वेट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें रिप्लाई नहीं आते ईमेल्स के, हमने 100 ईमेल कर दिया, डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे काम नहीं करते। ईमेल का रिप्लाई आना आपकी सीवी और आपके ईमेल आपने कैसे लिखी उस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को तो वैसे ईमेल का रिप्लाई जल्दी भी आ जाता है, कुछ को फिर टाइम भी लगता है। कुछ लोगों की लक चलती है, उनको गंदी ईमेल के साथ ही प्रोफेसर का रिप्लाई आ जाता है। तो आप अपनी अच्छी ईमेल बना लिखें, अच्छी सीवी बनाएँ और ईमेल्स करें। इसमें डिमोटिवेट नहीं होना और हिम्मत नहीं छोड़नी, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि एक्सेप्टेंस अगर मिल जाती है, तो सिलेक्शन के कितने परसेंट चांस है? ये हर बच्चे का क्वेश्चन होता है। अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसका मतलब सिलेक्शन नहीं है आपकी जापान में। जापान में एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जापान में मास्टर और पीएचडी रिसर्च भी ऐसा है।
तो आप एक्सेप्टेंस के बगैर अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो उसमें वहाँ जो भी आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ अप्लाई करेंगे, वो सब एक्सेप्टेंस के साथ ही अप्लाई करेंगे, डिफरेंट सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस होगी उनके पास। तो जापान में एक्सेप्टेंस का मतलब सिलेक्शन नहीं है, बट एट लीस्ट एक्सेप्टेंस से आपको ये हो जाता है कि चलो एट लीस्ट मुझे एक्सपीरियंस होगा, अप्लाई करूँगा, कॉम्पिटिशन में मैं आऊँगा, क्या पता होता है कि सिलेक्शन हो ही जाए। जो और सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में, वो रिसर्च प्रपोज़ल है। तो मैं ये कहता हूँ सितंबर से आप कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करें, सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद सुपरवाइज़र आपको एक इंटरव्यू रखेगा, आपके साथ डिस्कस करेगा आपका क्या प्लान है, अगर आपको ईमेल रिप्लाई कर देता है वो, तो उसके बाद आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ सुपरवाइज़र के साथ, उसको चेक करवाएँ, वो गलतियाँ निकालेगा उसमें से आपका सुपरवाइज़र, और उससे आपका काफ़ी अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए, कॉम्पिटिशन में आने के लिए। अ, इंटरव्यू के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद इंटरव्यू वेरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ सुपरवाइजर के साथ होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में कमेटी के साथ होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर फॉर्मल सा इंटरव्यू डिस्कशन रख लेते हैं आपके साथ। तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहें, जिस यूनिवर्सिटी की आपके पास एक्सेप्टेंस है, और वहाँ की एप्लीकेशन जैसे ही अनाउंस होती है, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें अच्छे से। डॉक्यूमेंट मोस्टली ये चाहिए होते हैं, आपकी सीवी, रिसर्च प्रपोजल, और आपका प्रीवियस जो रिसर्च किया उसका एब्स्ट्रैक्ट, डीएमसी, ट्रांसक्रिप्ट, आइट्स नहीं चाहिए होता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक जो आपको चाहिए होते हैं, और पासपोर्ट। जिनका पासपोर्ट नहीं बना वो पासपोर्ट बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करोगे। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में आपने सुपरवाइजर को थ्रू अपना मेल करने होते हैं, कुछ को यूनिवर्सिटी को आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, कुछ को आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करने होते हैं। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मेरे दोस्त ने हार्ड में भेजे हैं, मुझे अपलोड करने हैं, मेरे सुपरवाइज़र ने मुझसे माँगे हैं, यूनिवर्सिटी ने नहीं माँगे। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, ये वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, इसमें परेशान नहीं होना। जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी, जो गाइडलाइन होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वो आप रीड करना, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद आप वेट करेंगे, और मोस्टली फ़ेब के एंड और मार्च में रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हो जाते हैं। फ़ेब से लेके मार्च के एंड तक मोस्टली हर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। अगर बच्चे फर्स्ट स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं तो 99.99% चांस है सिलेक्शन के। मैं 99.99% इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने भी फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद बच्चा रिजेक्ट होता नहीं देखा, लेकिन रिसेंटली एक टीचर है, स्टूडेंट नहीं कहूँगा, टीचर था, पाकिस्तान गवर्नमेंट टीचर है, 16 स्केल का, तो उसने अभी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। वो फर्स्ट स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद फाइनल स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो गया, और वो फर्स्ट पर्सन है जिसे मैंने सेकंड स्क्रीनिंग में रिजेक्ट होता देखा है। फर्स्ट स्क्रीनिंग के होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, वहां से डॉक्यूमेंट की सिर्फ वेरिफिकेशन होती है। तो मैं स्टिल कह रहा हूँ कि 99.9% चांस आप सिलेक्ट हो गए होते हैं जब फर्स्ट स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं। तो एम्बेसी और हेडक्वार्टर जो मैक्स का, वो जस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, इतना कोई परेशान वाली बात नहीं है। जब आप मार्च में सिलेक्ट हो तो आप सिलेक्ट हैं, उसके बाद फिर जून में फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। यूनिवर्सिटी से आपसे कॉन्टैक्ट करती हैं, क्योंकि जून में यूनिवर्सिटीज को मैक्स हेडक्वार्टर की तरफ से फाइनल रिजल्ट मिल चुका होता है। फिर यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है कि भाई आप सिलेक्ट हो चुके हैं मैक्स के लिए, इस तरह आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, हाँ, ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जब मार्च में आपको रिजल्ट अनाउंस हो जाना है, मिल जाना है, तो तब आपने यूनिवर्सिटी को एक आधी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब आपके दोनों 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट आपके मैक्स हेडक्वार्टर पहुँचेंगे, तो वो डिफिकल्टीज़ आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मेंशन किया स्ट्रिक्टली कि अगर एक बच्चे के 2 दफ़ा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मैक्स हेडक्वार्टर में पहुँचे, तो हम बच्चा रिजेक्ट कर देंगे, आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस हो जाए मार्च में, तो आप एक यूनिवर्सिटी को मना कर दें कि मेरे डॉक्यूमेंट आगे प्रोसीड ना करें, मैं एक और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुका, तो मैं मैथ्स के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोसीड नहीं करना चाहता। तो इस तरह ये इस बात का भी आपने ख्याल रखना कि आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देना है। जब जून-जुलाई में फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो फिर आपने बस वेट करना है। जैसे-जैसे यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी, आप वैसे-वैसे करते जाएँगे, और फिर उसके बाद आपसे यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेगी अपना वीज़ा अप्लाई करने के रिगार्डिंग, और आपको एम्बेसी से भी कॉल आ जाएगी कि आप अपॉइंटमेंट बुक करके वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिंपल से थोड़े से डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके बाद जब वीज़ा अप्लाई कर देंगे, तो यूनिवर्सिटी आपसे डेट पूछेगी, कौन-सी डेट्स आपके लिए कन्वीनिएंट है। सितंबर के एंड में आपको जापान के लिए टिकट बुक कर देंगे, जो आप डेट्स बताएँगे 2-3 उनमें से कोई एक आधी डेट बुक करके। फिर आप चले जाएँगे जापान, तो इसमें आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं जाएगा, ना टिकट का, ना वीज़ा का, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब यहाँ पे एंड पे मैं इस बात को भी क्लियर कर दूँ, काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि अगर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, मास्टर कंप्लीट नहीं है, या बैचलर कंप्लीट नहीं है, अभी हम 7th सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में बैचलर के, मास्टर के हम
सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पे, और सिलेक्ट होने के बाद वीज़ा अप्लाई करने से पहले-पहले जून-जुलाई में उनको अपना एम्बेसी में और यूनिवर्सिटी में अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवानी होगी। तो मोस्टली जून-जुलाई में फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, और डिग्री की जगह पे हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसपे मेंशन होता है कि इसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन कन्वोकेशन नहीं हुई, कन्वोकेशन तो लेट होगी, लेकिन वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, बच्चे ने फुलफिल रिक्वायरमेंट कर दी है यूनिवर्सिटी और बच्चा ग्रेजुएट हो गया है। जो उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, जो अभी लास्ट ईयर में होते हैं अपने मास्टर बैचलर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, और स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं डिटेल से वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर भी, और अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।